जय हिंद गाइस, वेलकम अगेन। दिस इज प्रशांत। सो आज मैं बात करने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन को आखिर भर्ती परीक्षाओं से कैसे हटा सकते हैं। देखिए, मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, एक बात तो क्लियर है कि इस फॉर्मूले को गवर्नमेंट को लागू करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन इस फॉर्मूले को लागू करना ही पड़ेगा यदि नॉर्मलाइजेशन को हटाना चाहती है तो सरकार। अगर नॉर्मलाइजेशन केवल दो ही तरीके से हट सकता है। एक तो क्या तरीका है कि सभी पेपर को मतलब एक ही शिफ्ट में कराएं, या फिर दूसरा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले से ही नॉर्मलाइजेशन को हटा सकते हैं। फॉर्मूला मैं 2 बार बताऊंगा, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान से सुनना, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमें बस दिमाग लगाना है, ठीक है ना। अब देखो, जनरली जो आवेदन होते हैं वो 1 महीने तक चलते हैं। 1 से 31 तारीख तक मान लेते हैं आवेदन चल रहे, ठीक है ना। तो सभी मान लेते कि 16, 17, 20, 30, 50 लाख, कुछ भी मान लो, 20 लाख आवेदन आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि भाई कितनी शिफ्टों में इनको करवाएंगे। डिसाइड हो गए भाई इस एग्ज़ाम को 4 शिफ्टों में करवाएंगे, ठीक है ना। बस अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। अब जितने भी आवेदन आए उनमें से कैटेगरी वाइज लोगों को अलग करना है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, हर लोगों की कैटेगरी वाइज अलग अलग संख्या कर लेनी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मान लेते 1 महीने तक जो एग्ज़ाम चले, जो आवेदन फॉर्म चले, ठीक है, उनमें से 800 लोगों ने जनरल कैटेगरी से आवेदन किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको हम शिफ्टों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। शिफ्ट कितनी है? 4 शिफ्ट है, तो 800 लोगों को 4 से डिवाइड करेंगे तो हर शिफ्ट में 200, 200, 200, 200, मतलब हर शिफ्ट में जनरल कैटेगरी के 200 बच्चे बैठेंगे, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। क्या? 200 बच्चे तो बैठेंगे, लेकिन इसको भी अब 4 से डिवाइड करो। क्यों? अभी पता चलेगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे? 50, 50, 50, 50, ठीक है। 50 के 4 टुकड़े होंगे, हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि 200 के 4 टुकड़े हो जाएंगे, 50, 50, 50, 50, ठीक है। अब पहले 50 कौन है? जिन्होंने 1 से 7 तारीख तक आवेदन किया। दूसरे 50 कौन है? जिन्होंने 8 से 15 तारीख तक आवेदन किया। तीसरे 50 कौन है? जिन्होंने 16 से 21 तारीख के तक आवेदन किया। और चौथे 50 कौन है? जिन्होंने 22 से 31 तारीख तक आवेदन किया। और यदि डेट बढ़ती है तो वो इसी में ही शामिल होंगे, लास्ट वाले में। क्यों? क्योंकि लास्ट में कम लोग आवेदन करते हैं, ठीक है ना। अब इससे क्या हो गया कि हर शिफ्ट के हमने अलग अलग मतलब समान बच्चे ले लिए, उनको कंबाइन करके एक शिफ्ट में डाल दो। ऐसे ही इनको 50-50 के कंबाइन करके दूसरी शिफ्ट में डाल दो, तीसरी में डाल दो, चौथी में डाल दो। मतलब कि हर शिफ्ट में जनरल कैटेगरी के बच्चों की संख्या 200-200, ठीक है ना। और 200-200 में भी जो भी मतलब 200 लोगों में से जो भी जिन्होंने शुरुआत में आवेदन किया, थोड़ी देर में किया, बीच में आवेदन किया, लास्ट में आवेदन किया, उन सभी लोगों की संख्या बराबर बराबर ले लेंगे, ठीक है ना। अब इतना समझ में नहीं आया होगा, दूसरे एग्जाम्पल से और समझाता हूँ, ठीक है ना। लास्ट में थोड़ी सी पेचीदी बात है तो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। अब एक ओबीसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जो मैं बात बता रहा हूँ ये ओबीसी के लिए भी करेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के, एससी एसटी के, ऐसे करना है अपन को। तो एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ ओबीसी का। मान लेते हैं 1 महीने तक आवेदन चले, तो उसमें ओबीसी कैटेगरी के 400 लोगों ने आवेदन किया। अब 400 लोग एग्ज़ाम होंगे 4 शिफ्ट में, 4 से डिवाइड कर दो। हर शिफ्ट में 100 ओबीसी के कैंडिडेट बैठेंगे, ठीक है। 100 इस शिफ्ट में, 100 हर शिफ्ट में 100 कैंडिडेट बैठेंगे, ठीक है ना। अब 100 बच्चों को भी अब 4 से डिवाइड करो, तो क्या 400 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएंगे? 25, 25, 25, 25। अब 25 कौन से लोग हैं? जिन्होंने 1 से 7 तक आवेदन किया। दूसरे 25 कौन है? जिन्होंने 8 से 15 तक। तीसरे 25 लोग कौन है? जिन्होंने 16 से 21 तक। और चौथे 25 लोग कौन है? जिन्होंने 22 से 31 तारीख तक आवेदन किया। इन चारों को कंबाइन करके एक शिफ्ट में डाल दो। ऐसे ही इन चारों को कंबाइन करके दूसरी शिफ्ट में, ऐसे ही इन चारों को कंबाइन करके तीसरी में और चौथी शिफ्ट में डाल दो। इससे क्या हुआ? हर शिफ्ट में ओबीसी की संख्या बराबर हो गई, ठीक है।
और ओबीसी की संख्या बराबर तो होगी, लेकिन उनमें भी कौन बराबर है, जिन्होंने ओबीसी कैंडिडेट जिन्होंने 1 से 23 तक आवेदन किया वो भी बराबर है। ओबीसी कैंडिडेट जिन्होंने 8 से 15 तारीख तक आवेदन किया वो भी हर शिफ्ट में बराबर हो गए। और ओबीसी विद्यार्थी जिन्होंने 16 से 21 तारीख तक आवेदन किया वो भी हर शिफ्ट में बराबर हो गए। और जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी से 22 से 31 तारीख तक आवेदन किया वो भी हर शिफ्ट में उनकी भी संख्या बराबर हो गई। ठीक है, बस ऐसे एससी के लिए करना है, ऐसे ही एसटी के लिए करना है। मैं समझता हूँ फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए करना है। ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि हर शिफ्ट में हर कैटेगरी के बच्चों की संख्या इक्वल हो गई। ठीक है ना भाई, जनरल के यदि पहली शिफ्ट में 200 बच्चे बैठ रहे तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं में 200 बैठेंगे। ओबीसी के यदि पहली शिफ्ट में 100 बच्चे बैठ रहे तो हर शिफ्ट में 100 बच्चे बैठेंगे। ठीक है, और 100 बच्चे ये नहीं कि जिन्होंने पहला आवेदन किया उन 100 को ले लिया, ऐसे नहीं। 100 के भी 4 टुकड़े करने पड़ेंगे भाई, जिन्होंने 1 से 7 तक आवेदन, 8 से 15 तक आवेदन, 16 से 21 तक आवेदन और 22 से 31 तक आवेदन किया, उन 4 को कंबाइन करके हर शिफ्ट में डाल देना है। ठीक है, तो हर शिफ्ट में कैटेगरी वाइज लोगों की संख्या, मतलब वो हर शिफ्ट में बराबर लोग हो गए। ठीक है ना, अब क्या करना, जितनी पोस्ट है ना, उनको भी जितनी पोस्ट है उनको जितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा रहा है उससे डिवाइड कर दो, और हर शिफ्ट को वो बराबर पोस्ट मिल जाएगी और हर शिफ्ट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का नामो निशान ही मिट गया। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी का हार्ड आओ पेपर, किसी का मतलब बहुत ही सिंपल आओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन करने की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, और गवर्नमेंट को ये फॉर्मूला लागू करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये लागू करना ही पड़ेगा यदि नॉर्मलाइजेशन को हटाना है तो। ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, अब मेन बात करें, ये पशु परिचर का तो एग्ज़ाम हो गया, इसमें बराबर कैटेगरी के लोग तो थे नहीं। पहली में 100 लोग बैठे जनरल के, दूसरी में 200 बैठ गए, तीसरी में 300 बैठ गए। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने ये अब बताया है, अब पहले थोड़ी था। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका भी मुझे उपाय है। पहली तो ये है कि भाई दोबारा से एग्ज़ाम करा लो, उसमें सरकार का बहुत ज़्यादा खर्चा जाएगा। दूसरी बात ये दिमाग में आते, जितने लोग पास हुए 40% जिन्होंने नंबर लाए वो पास हुए, उनका दोबारा एग्ज़ाम करा लो। करा तो सकते, लेकिन जिन लोगों के नंबर कम हुए, मान लो जिन लोगों ने 60 क्वेश्चन ही सही किए, मतलब 40% नंबर, ठीक है ना, अब उनको पहली शिफ्ट में थे तो 11 नंबर कम हो गए, तो वो तो 40% से ही बाहर हो गई ना, उनके साथ अन्याय होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन ये है, अगर भर्ती को रद्द नहीं करना चाहते तो इसका सॉल्यूशन जो मैंने पहले बताया वो ये, बस इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। कैसे, चलो मैं बताता हूँ। अब देखो इसमें कैटेगरी वाइज तो देखो ये फिक्स नहीं था, किसी में पहली शिफ्ट में जनरल के इतने लोग हैं, दूसरी में ज़्यादा हो गए, तीसरी में कम, चौथी में और ज़्यादा। ठीक है ना, तो देखो मैं इसमें बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ही देता हूँ। मान लो इस कैटेगरी में 600 लोगों ने जनरल कैटेगरी से आवेदन किया। ठीक है, इस भर्ती परीक्षा में 600 लोगों ने जनरल कैटेगरी से आवेदन किया। मान लो पहली शिफ्ट में 200 लोग आए, दूसरी में 50, तीसरी में 100, चौथी में 150, पाँचवीं और छठी में 50-50 जनरल कैटेगरी के लोग बैठे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इनका रेशो ले लो। ठीक है, रेशो ले लिया, तो अब क्या करेंगे, जितनी भी टोटल वैकेंसी है उसमें जनरल की कितनी वैकेंसी है, जनरल की टोटल वैकेंसी को इनके रेशो में बांट दो और हर शिफ्ट को रेशो के हिसाब से सीट दे दो और हर शिफ्ट की अलग अलग कट ऑफ निकालो। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, बट इसमें एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो लोग हैं, मान लो 600 लोग हैं और पहली शिफ्ट में 200 लोग बैठे। अब 200 लोग में ये तो है नहीं कि भाई जो मैंने बताया हर जिन्होंने कब फॉर्म भरा वो सारे कंबाइंड हो, ऐसे तो है नहीं। इसमें हो सकता है कि ये 200 लोग जिन्होंने 1 से 7 तक आवेदन किए वही सारे 200 लोग हो। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि शिफ्ट में कितने लोग प्रेजेंट थे उस टाइम।
ठीक है, क्योंकि लास्ट के शिफ्ट में देखो बहुत कम लोग प्रेजेंट थे, तो प्रेजेंट के हिसाब से हमें ये करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि पहली शिफ्ट में जनरल के इतने लोग थे, ये नहीं, पहली शिफ्ट में जनरल के कितने लोग प्रेजेंट थे, मान लो 200 लोग हैं, दूसरी में 50 लोग प्रेजेंट है, तीसरी शिफ्ट में 100 लोग प्रेजेंट है, तो उन शिफ्ट में जितने लोग प्रेजेंट है कैटेगरी वाइज, तो टोटल पोस्ट को उनकी जो कैटेगरी की पोस्ट है उससे उसमें मतलब रेशो को डिवाइड कर देंगे, रेशो में बांट देंगे, और हर शिफ्ट को वो रेशो के अनुसार सीट मिलेगी, और हर शिफ्ट की अलग अलग कट ऑफ निकालो, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का इसमें निशान मिट गया, नॉर्मलाइजेशन को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो मेरे तो ये विचार है कि इससे मुझे नहीं लगता कि इससे भी कोई बेटर फॉर्मूला हो सकता है, बट हर सोचने वाला यही सोचता है कि फॉर्मूला आपने बनाया तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन अभी तक तो शायद ये फॉर्मूला लागू करेंगे तो अभी तक तो शायद यही होगा, क्योंकि इससे बेटर यदि कोई और उपाय हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को लागू करेंगे तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कितना भी फॉर्मूला अपना ले किसी न किसी के साथ तो अन्याय होगा, ठीक है। मान लो जेड फॉर्मूला अपना रहे तो 1000 लोगों के साथ अन्याय हुआ, अब मान लो परसेंटाइल फॉर्मूला अपना लेंगे तो 1000 की जगह हो सकता है 500 लोगों के साथ अन्याय हो जाए, लेकिन अन्याय तो होगा ना। एक भी स्टूडेंट के साथ यदि अन्याय होता है तो उसे अन्याय ही बोला जाएगा, ठीक है। यदि अन्याय नहीं करनी चाहती सरकार तो नॉर्मलाइजेशन को हटाना है, और नॉर्मलाइजेशन कैसे हटेगा, जो मैं फॉर्मूला बताया उससे हटेगा। और पशु परिचर की रही बात, उसका मैंने बता दिया कि जितने लोग प्रेजेंट थे कैटेगरी वाइज, तो टोटल पोस्ट को उनकी कैटेगरी की जो पोस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे, प्रेजेंट लोग जितने हैं, ठीक है ना। तो उसी से ही ये काम बनेगा, ठीक है। सो मेरे तो ये विचार थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।